हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा यूट्यूब पे आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम वाणिज्यवाद पढ़ा दिए थे, यानी कि इंडस्ट्रियल वाणिज्यवाद हम पढ़ाए थे। यानी वाणिज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, ये मेरे बैक का क्लास था। उसके बाद हम बताए थे कि औद्योगिक साम्राज्यवाद पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? औद्योगिक साम्राज्यवाद। फिर इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडियन सोसाइटी के ऊपर कैसा इसका प्रभाव पड़ेगा, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा औद्योगिक साम्राज्यवाद। क्या? औद्योगिक साम्राज्यवाद। इसको आज हम अच्छे से समझेंगे और इसको डील करेंगे। इससे पहले हम वाणिज्यवाद का पूरा डिटेल से बता चुके हैं। वाणिज्यवाद क्या था, वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी पे उसका क्या प्रभाव पड़ा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे क्या प्रभाव पड़ा, और एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल क्या प्रभाव पड़ा। वाणिज्यवाद के बारे में हम इसे पिछले क्लास में बहुत अच्छा से डिस्कस कर चुके हैं। अगर यदि आप पिछला क्लास नहीं देखें, पिछला क्लास देख लीजिएगा। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको बहुत पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर। आज का क्लास का मेरा टॉपिक है वाणिज्यवाद। ये वाणिज्यवाद होता क्या है? क्या ये वाणिज्यवाद होता? नो नो नो, औद्योगिकवाद आज हम पढ़ाएंगे। वाणिज्यवाद तो कल हम पढ़ा दिए थे ना। आज का टॉपिक वाणिज्यवाद, इससे पहले हम पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद। तो चलिए देखते हैं ये औद्योगिक साम्राज्यवाद का फेज कब से कब तक रहा। 1813 से 1857 में रहा। क्या रहा? 1813 से 1857 में इसका फेज रहा। चलिए इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो पहले इसके अनुसार पहले हम देख लेते हैं एक लाइन से। हाँ, तो चलिए देखते हैं औद्योगिक साम्राज्यवाद में क्या था, यानी कि औद्योगिक साम्राज्यवाद का क्या अर्थ निकलता है, इसमें ब्रिटिश लोग का क्या कहना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो उसका सिर्फ ट्रेड करती थी। क्या? व्यापार करती थी, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था। लेकिन जब वो धीरे धीरे इंडिया में अपना कर माफ़ करवाने लगा, जैसे गोल्डन फरमान 1717 ईस्वी में होता, इसके द्वारा उसका क्या हो गया था? टैक्स माफ़ हो गया था। क्या हो गया था? टैक्स माफ़ हो गया था। बेदारा का युद्ध, फिर वांडीवास, इससे वो क्या किया? अच्छा शासन शासन ये जो अपना ना शासन अच्छा से पकड़ बनाने लगा। फिर वांडीवास और प्लासी का युद्ध के बाद भी उसने अच्छा, प्लासी और बक्सर के युद्ध बाद उसने क्या किया था? पॉलिटिकल कंट्रोल भी इंडिया में क्या किया था? स्थापित कर लिया था। इस सब का उद्देश्य क्या था? इस सब का उद्देश्य सिर्फ उसका क्या था? प्रॉफिट था। इस सब का उद्देश्य उसका सिर्फ प्रॉफिट था। पहले वो प्रॉफिट के लिए, लेकिन उसके बाद क्या, जब प्लासी और बक्सर का युद्ध के बाद जब वो पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया में स्थापित कर लिया, प्लासी, जब वो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब पॉलिटिकल कंट्रोल वो इंडिया में क्या कर लिया? स्थापित कर लिया, तो उसके बाद क्या हो गया? वो रिवेन्यू कलेक्ट करने, यानी कि राजस्व एकत्र करने का भी अधिकार उसको क्या मिल गया था? राजस्व एकत्र करने का अधिकार भी मिले थे। वो क्या? राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिला था ब्रिटिश ऑफ इलाहाबाद 1765 ईस्वी में। इसके द्वारा उसको क्या मिला? रेवेन्यू कलेक्ट, राजस्व एकत्र करने का भी अधिकार मिल गया था। तो इस सब से क्या हो गया? जब ये सब फरमान, यानी जैसे गोल्डन फरमान, वैदारा, ये सब से क्या हो, उसको ना बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने लगा। क्या होने लगा? बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने लगा। और बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होने लगा? सरप्लस मनी। सरप्लस मनी मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा धन। क्या? सरप्लस मनी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे 6 रुपये की वस्तु है, रोज 600 रुपये में बिकती है, यानी कि 594 रुपये हो जाएगी कहाँ? वो सब क्या हो गई? सरप्लस मनी हो गया। अब इस सरप्लस मनी का इन्वेस्टमेंट करेगा कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी? पहले के राजा लोग के पास भी सरप्लस मनी हुआ करता था, लेकिन वो अपना सरप्लस मनी कहाँ खर्च करते थे? वो कुतुब मीनार, चार मीनार, ताजमहल, ये सब में क्या करते थे? वो अपना सरप्लस मनी को खर्च करते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश लोग ऐसा करेगा नहीं। वो क्या करेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगा। क्या करेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करेगा, जिससे क्या होगा? इनोवेशन होगा। क्या होगा? इनोवेशन, आविष्कार होगा। एक से एक नए नए क्या होगा? आविष्कार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो सरप्लस मनी को खर्च करेगा, जिससे क्या होगा? आविष्कार होगा, नए नए आविष्कार होगा। और आविष्कार होने के बाद क्या होगा? औद्योगिक क्रांति होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इन औद्योगिक क्रांति होगा। औद्योगिक क्रांति जब भी हुआ तो क्या होगा?
औद्योगिक क्रांति यानी कि औद्योगिक क्रांति जैसे हुआ, आविष्कार हुआ, यानी कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ, जब क्या आविष्कार हुआ। आविष्कार जैसे आविष्कार हुआ तो इम्प्लॉयमेंट यानी कि जितने भी उसमें रोजगार थे, जैसे अगर मशीन से अगर कोई सामान पहले हाथ से बनती थी 10 पीस, 1 घंटे में 10 पीस बनती थी, अब वही सामान मशीन से बनेगी 1 घंटे में 1000 पीस बनेगी। ये क्या हुआ, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने का नतीजा हुआ, जिसके कारण आविष्कार हुआ। और आविष्कार होने के बाद क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हो गया। क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गया। अब औद्योगिक क्रांति रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे औद्योगिक क्रांति कब हुआ, जब इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक उत्पादन क्या हो जाए, बहुत बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाएगा तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। और ब्रिटिश मार्केट तो क्या था, बहुत छोटा था, जहाँ उसके प्रोडक्ट की सेलिंग करना क्या था, नामुमकिन था। तो वो इसके लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंडिया पे, क्या इंडिया पे सोचेगा, क्या करेगा, वो इंडिया पे ध्यान देगा। वो अपने मार्केट में बना हुआ सामान क्या इंडिया के मार्केट में फैलाएगा, क्या करेगा, इंडिया के मार्केट में फैलाएगा। जिससे क्या होगा, धन का स्थानांतरण होगा। इंडिया से धन का स्थानांतरण कहाँ हो जाएगा, यूके। एक देश इंडिया है और दूसरा देश क्या है, यूके। यूके के अंदर सरप्लस मनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया गया, इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, मार्केट किसका जरूरत हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की क्या हो गई, उत्पादन बहुत बढ़ गई। क्या हो गई, बहुत बढ़ गई, जिसके कारण से मार्केट की जरूरत, सेलिंग ईस्ट इंडिया कम ब्रिटिशर्स का तो मार्केट छोटा था, तो उसमें सारे प्रोडक्ट का सेलिंग करना नामुमकिन था। उसके लिए क्या, ये इंडिया के मार्केट को पकड़ेगा। अब इंडिया के मार्केट को पकड़ने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, धन का स्थानांतरण कहाँ, इंडिया से कहाँ, यूके की ओर। तो ये था, ये क्या था, ये था औद्योगिक साम्राज्यवाद का भारत पे क्या था, भारत पे इसका क्या, कैसे इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये था। चलिए, ये था, इसको एक छोटा सा पृष्ठभूमि के नाम पे समझ सकते हैं। अब उसके बाद हम अच्छा से समझेंगे कि औद्योगिक साम्राज्यवाद यानी कि इसका ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फेज में किस तरह ट्रेड किया, यानी कि किस तरह से ट्रेड किया, यानी उसका क्या बेनिफिट था, नेचर ऑफ ट्रेड उसका था क्या, वो क्या करना चाहता था, इसको अब अच्छा से हम देखते हैं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं औद्योगिक साम्राज्यवाद इसमें और अच्छा से देखते हैं। 1813 से 1857 इसका ये फेज याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, औद्योगिक साम्राज्यवाद क्या था, नेचर ऑफ ट्रेड, यानी कि क्या नेचर था, इसमें क्या था, क्या नेचर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फेज में इस तरह ट्रेड किया, क्या क्या, इस तरह ट्रेड किया जिससे मैक्सिमम बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को हो। क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ट्रेड ये इस प्रकार सेट करेगा कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट किसको होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड, देखिए यूनिडायरेक्शनल ट्रेड अब क्या होता है। अब जैसे ये एक देश से क्या है, ये एक देश यूरोप है, क्या है, ये एक देश यूरोप है, ठीक है, ये एक देश यूरोप है और ये एक देश भारत है, ठीक है, भारत है। चलिए ठीक है, ये भारत देश है। अब इसके अंदर इंग्लैंड है, यूरोप के अंदर इंग्लैंड है। अब ये भारत के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, ये दो है, गुजरात और महाराष्ट्र है। अब चलिए देखिए, ये इस प्रकार से ट्रेड सेटिंग किया कि अगर गुजरात से कोई कच्चा माल इंग्लैंड आता है, कॉटन कुछ भी कच्चा माल इंग्लैंड आता है, उसको क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा, यानी कि उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं लगेगा, कर नहीं देना पड़ेगा, क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा। और वही इंग्लैंड से वही कच्चा माल अगर बन के जाता है कहाँ, गुजरात, उसमें क्या होगा, ये ड्यूटी फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगा। लेकिन इंडिया में ही है, अगर देखिए, अगर कच्चा माल अगर इस जगह जब इंग्लैंड में बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे, जब इंडिया के लोगों ने सामान खरीदा तो वही उद्योग तो इंडिया में भी बनेगा। तो महाराष्ट्र में भी बना वही उद्योग, तो महाराष्ट्र के उद्योग को भी चाहिए सामान, कच्चा माल चाहिए। तो वो गुजरात से अगर कच्चा माल लेगा तो उसके क्या देना पड़ेगा, हैवी ड्यूटी देना पड़ता था, क्या, हैवी कर देना पड़ता था। और फिर यही और दूसरा क्या, अगर फिर इंग्लैंड से वही फिर इंग्लैंड से वही कॉटन क्लॉथ, वही कॉटन कपड़े बन के जब गुजरात आते थे तो इसको क्या करता है, ड्यूटी फ्री। लेकिन यही फिर महाराष्ट्र से जब कॉटन क्लॉथ बन के गुजरात जाते थे, इसको फिर से हैवी कर देना पड़ता था। क्या, अगर इधर 300 रुपया कर दिया तो फिर इधर भी क्या इसको कर देना पड़ता था, 300 रुपये देना पड़ता था। जिससे क्या होने लगा, इंडिया में बनने वाला सामान क्या होने लगा, महंगा होने लगा। जिससे इंडिया में बनने वाला सामान क्या होने लगा, महंगा होने लगा। और इंग्लैंड से आने वाला सामान क्या होने लगा, सस्ता होने लगा। 1 मिनट, क्या होने लगा, इंग्लैंड से आने वाला सामान क्या होने लगा, सस्ता होने लगा। और इंडिया में बनने वाला सामान क्या हो गया, महंगा हो गया। क्या है, काहे कि
ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फेज में इस प्रकार का ट्रेड का निर्माण किया, जिससे क्या हो गया कि इंडिया में जो बनेगा सामान वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से जो सामान बन के आएगा वो सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसमें हो गया क्या, इंडिया का उद्योग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या होगा, इंडिया का उद्योग बंद हो जाएगा। काहे बंद होगा, या तो घाटे में चली जाएगी या तो क्लोज्ड हो जाएगी। तो चलिए इसमें देखते हैं अब इसका ना औद्योगिक साम्राज्यवाद का भारत पे क्या इफेक्ट पड़ा, भारत के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, भारत के सोसाइटी पे क्या ये इसका इफेक्ट पड़ा, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा। ऐसे जब हम वाणिज्यवाद पढ़ाए थे उसमें भी हम बताए थे कि वाणिज्यवाद का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत के इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा, भारत की सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा, और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ा। सब डिटेल्स में पढ़ाए हैं, आप क्लास को देखिए अच्छा से। इकोनॉमी में हम बताए होंगे एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव, रुकिए पहले स्लाइड हम लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। हाँ, जैसे औद्योगिक साम्राज्यवाद में हम बता रहे हैं कि इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे जब हम वाणिज्यवाद पढ़ाए थे उसमें भी पूरा डिटेल से बताए थे इकोनॉमी पे क्या, इस सोसाइटी पे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या। तो अब हम वाणिज्यवाद के फेज में पहले किसको देखेंगे, इसके इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमी में किसको देखेंगे, एग्रीकल्चर पे, यानी कि जो औद्योगिक साम्राज्यवाद जो आया इसका औद्योगिक ये इकोनॉमी पे जो इसका इफेक्ट पड़ा उसमें एग्रीकल्चर पे ये क्या इफेक्ट डालता है वो अभी हमको देखना है। क्या देखना है, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट डालता है वो देखना है, और इंडस्ट्रीज पे क्या इफेक्ट डालता है, औद्योगिक यानी कि उद्योग पे क्या इफेक्ट डालेगा, और एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो चलिए पहला हम देखते हैं एग्रीकल्चर पे, क्या एग्रीकल्चर पे, फिर इंडस्ट्रीज पे, फिर उसके बाद सोसाइटी पे देखेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेशन पे इंटरनल देखेंगे और सेकेंड में देखेंगे एक्सटर्नल। वाणिज्यवाद में भी इंटरनल देखे थे और एक्सटर्नल देखे थे। चलिए ठीक है, तो और इसमें सोसाइटी भी देखेंगे। इससे पहले जब वाणिज्यवाद पढ़े थे तो उसमें क्या हमारा सोसाइटी में वो दखल अंदाजी नहीं किया था, हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन जब वो अच्छा सा स्टडी किया था उसके बाद क्या करेगा, अब हिंदू मुस्लिम में जो सोसाइटी में जो कमी है उसको जान के वो क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, इंडियन सोसाइटी में वो हस्तक्षेप करेगा। तो चलिए इसको पहले हम बाद में देखेंगे, पहले एग्रीकल्चर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा वो हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। यस, तो देखते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल इम्पेरियलिज्म का एग्रीकल्चर पर प्रभाव। क्या, इंडस्ट्रियल इम्पेरियलिज्म का एग्रीकल्चर पे प्रभाव। औद्योगिक साम्राज्यवाद का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। अब भारतीय कृषि पे ये प्रभाव पड़ा कि पहले जब हम स्लाइड लगाए हुए हैं, पहले आप लोग से ये रहता है कि पहले आप इसको नोट कर लिया कीजिए, ठीक है, या पहले सुन लिया कीजिए या पहले नोट कर लिया कीजिए। स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए। कितना स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका नोट्स आपको बहुत समझ में आएगा कि जब एग्ज़ाम के टाइम आप कभी देखें तो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं औद्योगिक साम्राज्यवाद का एग्रीकल्चर पर इफेक्ट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का शुरुआत हो गया। क्या हो गया, शुरुआत हुआ, औद्योगिक क्रांति का क्या होगा, शुरुआत होगा। क्यों, क्योंकि जब इसके एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा तो इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगी, रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी। अब काहे रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी, जब बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री उद्योग बन गया है उसको तो कच्चा माल की ज़रूरत होगा ना, इंडस्ट्रीज को कच्चा माल, उद्योग को कच्चा माल की ज़रूरत होगा। अब कच्चा माल की ज़रूरत होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी की उधर तो कच्चा माल होगा नहीं, कच्चा माल तो इसको इंडिया से ले जाना पड़ेगा। तो इंडिया में क्या हो जाएगा, कच्चा माल की क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप, फसल दो प्रकार की होती है। क्या होती है, दो प्रकार की, एक कैश क्रॉप एक फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो होती है जो खाने वाली होती है, जैसे दाल चावल गेहूँ, ये सब क्या है, फूड क्रॉप हुई। और कैश क्रॉप जैसे गन्ना गन्ना कपास, ये सब क्या हुआ, कैश क्रॉप हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नकदी फसल की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। और नकदी फसल का जो डिमांड बढ़ेगा तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैश क्रॉप को क्या किया, बढ़ावा दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स को कच्चा माल चाहिए था और कच्चा माल मिलता कहाँ से, इंडिया से मिलता, इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैश क्रॉप का क्या किया, बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया। अब ये बढ़ावा का नतीजा क्या हुआ वो भी आप देखिए। इस वजह से फूड क्रॉप क्या हो गया, जैसे कैश क्रॉप बढ़ावा, कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया तो फूड क्रॉप क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। इंसान उतना ही फूड क्रॉप उगाएगा जितना एक साल में वो खा सकता है, क्योंकि कैश क्रॉप को बढ़ावा दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले के राजा लोग पहले के राजा लोग के समय में अकाल नहीं आती थी, क्यों? क्योंकि राजा लोग फूड क्रॉप पे कोई हस्तक्षेप, कृषि पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। बस कुछ भी वो करता था लेकिन कृषि से कोई हस्तक्षेप नहीं। वो फूड क्रॉप पे कोई, पहले के राजा लोग के पास गोदाम में बहुत सारा अनाज पड़े हुए रहते थे, फूड क्रॉप बहुत पड़े रहते हैं, और किसान के पास भी एक्स्ट्रा फूड क्रॉप बहुत पड़े हुए थे। लेकिन जब ये औद्योगिक इंडस्ट्रियल इम्पीरियलिज्म का जब स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया, कच्चे मालों की आवश्यकता बढ़ गई, जिसके कारण क्या हो गया, फूड क्रॉप का इस वजह से फूड क्रॉप क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अकाल भूखमरी होने लगेगा। क्या होने, भूखमरी होने लगेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स के समय में ये अकाल, बहुत बड़ा अकाल आया, लाखों की संख्या में आदमी मरने लगे भूख से। लेकिन पहले के राजाओं के टाइम में ऐसे कभी भूख से कोई नहीं मरता था। ठीक है, अब देखिए इस वजह से क्या हो जाएगा, फूड क्रॉप में अकाल आएगा। और इसमें सेकेंड क्या हो जाएगा, इंडिया कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया, इसमें दो नतीजा आएगा ना। पहला आएगा फूड क्रॉप अकाल, फिर अंग्रेज किसानों से क्या करेगा, जबरदस्ती कैश क्रॉप करवाएगा। क्या, जबरदस्ती कैश क्रॉप करवाएगा कि तुम इतना में ये करो ही करो, नहीं करोगे तो हो गया। तब ये क्या, अब जबरदस्ती, क्योंकि यहाँ इसका शासन स्थापित था ना, तो इससे क्या करेगा, जबरदस्ती कैश क्रॉप करवाएगा। जब जबरदस्ती कैश क्रॉप कराएगा क्या होगा, किसानों को उनकी क्रॉप की कम कीमत देता था। पहले तो जबरदस्ती कैश क्रॉप कराया, और उसके बाद क्या, किसानों को उसकी कीमत यानी कि उसके फसल का भी क्या, कैश क्रॉप का भी क्या, उसका कीमत कम देता था। जिससे क्या हो गया, किसान का शोषण बढ़ गया। क्या हो गया, किसान का शोषण बढ़ गया, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, किसान विद्रोह। अब ये किसान विद्रोह कब फूटेगा, 1857 में फूटेगा। ठीक है, जब सब किसान का शोषण स्टार्ट हो गया तो इसका क्या हो गया, ये 1857 में ये फूटेगा, उभरेगा, किसान विद्रोह के द्वारा क्या हो जाएगा, उभरेगा। अब इसका सेकंड हम देखेंगे एग्रीकल्चर पे। देख लिए इसके एग्रीकल्चर पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल का डिमांड बढ़ा, जिसके कारण क्या हो गया, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ गई। रॉ मटेरियल क्या, कैश क्रॉप का डिमांड बढ़ गया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैश क्रॉप को बढ़ावा दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, अकाल होने लगा, फूड क्रॉप की भारी कमी होने लगी। और सेकेंड फेज में क्या हो गया कि अंग्रेज किसानों को क्या, जबरदस्ती कैश क्रॉप करवाने लगे, और उसका कीमत भी उसकी कीमत से कम देता था, उसके लागत से कम देता, जिसके कारण क्या, किसानों का शोषण होने लगा, बहुत बड़ा शोषण होने लगा, जिसका क्या रिजल्ट क्या आएगा, किसान विद्रोह। कब, 1857 में, 1857 के रिवोल्ट में इसका नतीजा आएगा। और फिर इसका सेकंड देखते हैं, औद्योगिक साम्राज्य का इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या, इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहले स्लाइड लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं आपको। ठीक है, भारतीय उद्योग पे, यस, हाँ, इंडियन इंडस्ट्रीज पर प्रभाव किसका, इंडियन इम्पेरियलिज्म का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम बनाया, क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का सिस्टम बनाया। अब किस तरह का सिस्टम बनाया, ये क्या है, इंडिया का मार्केट है। क्या है, इंडिया का मार्केट है। ठीक है, ये क्या, इंडिया का मार्केट है। अब इंडिया के मार्केट देखिए, पहला इधर आ जाते हैं ब्रिटिश प्रोडक्ट। क्या, ब्रिटिश प्रोडक्ट जो इंग्लैंड से आती है वो क्या, सस्ता है। क्या है, सस्ता है। और इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा बने प्रोडक्ट क्या है, महंगा है। क्या है, महंगा है, आपको हम बताए ही थे, बीच में ही बताए हुए हैं, अभी के ही क्लास में बताए थे। और क्या है, इंडियन इंडस्ट्रीज घाटे में या क्लोज हो जाएगी, ये तो हम बता ही चुके हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, घाटे में हो जाएगी या क्लोज्ड हो जाएगी। काहे क्लोज होगी, क्योंकि उसके फसल की कीमत यानी कि उसके द्वारा बनाएगा प्रोडक्ट का उसके कैश से भी क्या कम दाम देता था, जिसके कारण क्या होने लगा, घाटे में चल जाएगी। काहे घाटे में जाएगी, काहे के लिए, अगर इसको कोई प्रोडक्ट 300 रुपया का था, कोई प्रोडक्ट 300 रुपया का था, इसको क्या करना पड़ता था, कैश देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या, ड्यूटी नहीं देना पड़ता था, इसको हैवी ड्यूटी देना पड़ता था। इसलिए कि क्या हो जाएगी, ये कंपनी घाटे में चल जाएगी। ईस्ट इंडिया की कंपनी तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, घाटे में या क्लोज हो जाएगी। जैसे कोई कंपनी क्लोज होता है, इंडियन इंडस्ट्री कोई उद्योग क्लोज हुआ, तो उसमें क्या होगा, अनएम्प्लॉयड बेरोजगारों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वो सब आएगा कहाँ, बेचारा लेबर मजदूर सब आएगा कहाँ, विलेज गांव में आ जाएगा। कहाँ आएगा बेचारा, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और कहाँ आ गया, गांव में आ गया। गांव में आने के बाद वो करेगा क्या, गांव में तो कुछ है ना, वो क्या करेगा, कृषि पे डिपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि पे डिपेंड हो जाएगा। जैसे ही कृषि पे डिपेंड होगा, कृषि पे क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, कृषि पे दबाव बढ़ जाएगा,
जिसका रिजल्ट क्या आएगा, किसान आंदोलन। कब, 1857 में। क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा, किसान आंदोलन। तो आपको इकोनॉमी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा बता दिए, इकोनॉमी में इसके एग्रीकल्चर पर और इंडस्ट्रीज पे क्या प्रभाव हुआ, कैसे इसका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पे कैसे इसका प्रभाव हुआ, और उद्योग पे कैसे, उद्योग कैसे बंद हो गया, और किसान विद्रोह कैसे हो गया, बेचारा किसानों का शोषण कैसे हुआ। अब इसी में हम देखेंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद का दूसरा क्या था, सोसाइटी पे था। दूसरा क्या था, देखते हैं। दूसरा था सोसाइटी पर, यस, दूसरा क्या था, सोसाइटी पर। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे सोसाइटी पर, और फिर तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन पर देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा लॉन्ग होगा, घबराइएगा मत। सोसाइटी पे देख के और एडमिनिस्ट्रेशन पे देख के ही छोड़ेंगे आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नहीं, पीछे, यस, ये तो क्या था, यहाँ अभी बताए हैं। अब देखिए इसका, हाँ, इंडियन इंडस्ट्रियल इम्पेरियलिज्म का इंडियन सोसाइटी पर प्रभाव। क्या, औद्योगिक साम्राज्यवाद का भारतीय समाज क्या, भारतीय समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो फिर पहले पहले हम देख लेते हैं मेरा स्लाइड क्या कहता। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप हुआ। हम आपको पहले ही बताए थे कि इसमें क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप करेगा। अब हस्तक्षेप वो किया क्या, पहला किया, सती प्रथा समाप्त कर दिया। 1829 ईस्वी में वो क्या कर दिया, सती प्रथा समाप्त कर दिया। और दूसरा क्या किया था वो, 1843 ईस्वी में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह भी होने लगा। पहले विधवाओं का फिर से विवाह नहीं होता था, लेकिन इसके बाद वो क्या किया, विधवाओं का पुनर्विवाह करने लगा। और जब इसने इंडियन सोसाइटी का गहरा अध्ययन, गहरा स्टडी किया, तो पाया कि हिंदू मुस्लिम सबका क्या भेदभाव निकाला। छोटे जात को बोला कि अरे यार तुम लोग में क्या है, तुम लोग में तो अस्पृश्यता है, नो नो टचिंग है, यानी कि टचिंग एबिलिटी वो सब है, छुआछूत है, वो सब कहे कि क्या, मतलब तुम लोग के साथ कोई बैठता भी नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, क्रिश्चियन बनो, हम तुमको अपने साथ बैठाएंगे। तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगा कहाँ ऐसा है, तो उसने क्या किया, पहले तब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, ईसाइत क्रिश्चियनिटी का क्या किया, विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, ईसाइत का विस्तार किया। पहला ये क्या था, इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप करने के बाद उसने क्या किया, ईसाइती का विस्तार किया। पुरोहित उलेमानो यानी कि पंडित पंडित और मौलवी जो थे, उनके विशेषाधिकार क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। यानी कि पहले के राजा महाराजा लोग पंडित लोग को बोल देते, जाओ ये इतना का इतना इलाका तुम्हारा, इसमें तुम राज करो। जो मौलवी होते थे उसको भी दे दिए, एक क्षेत्र दे दिए, तुम इसे करो, तुम्हारा ये क्या है, विशेष अधिकार है। तो कोई स्टाफ दे दिया, तुम्हारा ये विशेष अधिकार है। लेकिन ब्रिटिशर्स लोग क्या किए, उसके विशेष अधिकार को भी क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और सेकंड क्या होता, नस्लीय भेदभाव। क्या, नस्लीय भेदभाव, यानी क्या, नस्लीय भेदभाव। अगर कोई कोई अगर इसमें था, जैसे कि नस्लीय भेद में ये आ गया कि जैसे कोई ऑफिसर बना हुआ है, ठीक है, वो अधिक पोस्ट पे नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका ऐसा लगता था कि हम इसकी जाति बिरादरी से नहीं, इसलिए ये सब क्या मेरे साथ नस्लीय विवाद करता है, उसको ऐसा लगने लगा। ये क्या हो गया, नस्लीय भेदभाव, ठीक है। इस सब का परिणाम क्या आएगा, पहले तो ईसाईयती का विस्तार हुआ, तो हिंदू मुस्लिम में डाउट लगा, ये क्या कर रहा है, ये तो सभी हिंदू को क्रिश्चियन बना रहा है, ये सही मुसलमान को क्या कर रहा है, क्रिश्चियन बना रहा है। हिंदू हिंदू मुस्लिम भी आक्रोश क्या करेगा, बढ़ेगा। फिर पुरोहित उलेमानों का उसका विशेष अधिकार खत्म कर लिया, तो उसका भी क्या करेगा, आक्रोश बढ़ेगा। अगर इंडिया में कुछ करना है, देखिए, पब्लिक से ज़्यादा पुरोहित उलेमानों, अगर कोई मंदिर से कोई पुजारी बोल दिया ये तुरंत मार हो जाएगा, कोई कोई मौलवी मस्जिद से बोल दिया ये तो तुरंत मार हो जाएगा। इसलिए उसमें क्या हो गया, आक्रोश बढ़ गया। अब आक्रोश बढ़ा तो होगा क्या, फिर नस्लीय भेदभाव हुआ। कंपनी में जॉब, यानी कंपनी में जो जॉब था वो क्या अच्छे पोस्ट पर नहीं जा पाता था। इसके लिए क्या हो गया, इंडियन सोसाइटी में क्या हो गया, गुस्सा उभर पड़ी, इंडियन सोसाइटी के अंदर गुस्सा उभर पड़ी, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट। क्या, 1857 का रिवॉल्ट। अब इंडियन सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ा, बस नॉर्मल में था, हम आपको इंडियन सोसाइटी पर प्रभाव बता दिए। बहुत अच्छा से देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि सती प्रथा समाप्त किया। मेन इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप यही इसका यही हुआ कि इंडियन
सती प्रथा समाप्त किया, दास प्रथा और विधवा पुनर्विवाह लाया और ईसाईयत का विस्तार किया। ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार यानी कि ईसाईयती का प्रचार करने लगा। अब उसके बाद हम अब देखेंगे, इसमें जल्दी से देख लेंगे, औद्योगिक साम्राज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव। क्या? एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव। चलिए देखते हैं। औद्योगिक साम्राज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव पहला पड़ेगा इंटरनल प्रभाव क्या पड़ेगा और एक्सटर्नल प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल प्रभाव में पड़ेगा इंडिया में केंद्रीय शासन की स्थापना। क्या हुई? इंडिया में केंद्रीय शासन की स्थापना हुई। केंद्रीय शासन मतलब यानी कि सारी पावर क्या टॉप पे जाना, सारी पावर टॉप पे जाना, टॉप पे रखना सारी पावर को। फिर आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, मशीनरी को स्ट्रांग बनाया। क्या किया? ये सब को क्या कर लिया? स्ट्रांग बनाया। ये इंडिया में क्या क्या? इंटरनल, आंतरिक, इंडिया में क्या क्या इसको बनाया। अब एक्सटर्नल क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हुआ एक्सटर्नल में? तो उसने विभिन्न प्रकार के क्या किया? एक्ट बनाया। पहला एक्ट बनाया चार्टर एक्ट 1813, दूसरा चार्टर एक्ट 1833 और तीसरा चार्टर एक्ट 1853। हर 20 साल बाद उसने क्या किया? एक एक्ट बनाया। क्या किया? एक्ट बनाया। वैसे ये चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, ये सब हम आपको पॉलिटिकल में बहुत अच्छा से डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका कोर देख लेते हैं क्या क्या है चार्टर एक्ट, इसमें से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव पड़ा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या देख लेते हैं। भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, कब हुआ, क्या एक्सेप्शन था, ये सब क्या करेंगे देख लेते हैं। हल्का सा कोड देखेंगे बस, उसके बाद आप लोग को छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला देख लेते हैं चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या होगा? भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। पहले क्या था कि भारत में सिर्फ ब्रिटिश यानी सिर्फ इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करेगा? व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार करेगा। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो उसमें क्या हो गया? भारत में इंग्लैंड के और सारी कंपनियां भी क्या कर सकती है? व्यापार कर सकती है। लेकिन चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही करेगा भारत। क्या? चाय का जो व्यापार था वो भारत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही साथ करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय के फसल पे क्या किया? इन्वेस्टमेंट अच्छा किया था। इसीलिए शर्त था कि चाय का जो खेती है वो ईस्ट इंडिया के साथ करेगा। और दूसरा, ईस्ट चाइना के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा। क्या? चाइना के साथ सिर्फ इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा। और दूसरा क्या था? ये देखिए, ये बहुत अच्छा से याद रखिएगा, चाय और चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार। फिर दूसरा, भारत में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली। अब वो फादर जो है ना, वो क्या बोलेंगे? क्रिश्चियन बनो, क्रिश्चियन बहुत अच्छा है, ये है वो है, वो क्या करेगा? अपने धर्म का क्या करेगा? प्रचार करेगा। कब? चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार। फिर तीसरा देखिए, इंडिया में एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपये क्या किया? व्यय किया। अब ये इंडिया में शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च नहीं किया। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि वो 1 लाख का क्या तात्पर्य था। उसको चाहिए था लोअर लेबर चाहिए था, कम कॉस्ट के लेबर चाहिए थे इंडिया से, उसके कंपनी को चलाना, उसके व्यापार को चलाने के लिए उसको लेबर चाहिए था। इसलिए उसने क्या किया? इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा लाया। और कौन किसके अध्यक्ष में लाया था? मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या हो गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। यस, भारत में एक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या पूर्णतः समाप्त हो गया। यानी कि अब भारत में इंग्लैंड के सभी कंपनियां व्यापार कर सकती है। क्या? सभी कंपनियां व्यापार कर सकती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि चाय और चाइना के साथ ये व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ था? तो 1833 में ये क्या पूर्णतः समाप्त हो गया था। और दूसरा क्या? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। पहले का गवर्नर जनरल था वो बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 जगह का ही शासन करता था। ठीक है, हाँ, तो पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। यानी कि पहले गवर्नर जनरल था वो बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 जगह का ही शासन देखता था। लेकिन 1833 के बाद क्या हो गया? अब ये पूरा इंडिया का शासन देखेगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा शक्ति इसी के पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
इसी के पास हो जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? विलियम बेंटिंग होगा। क्या? विलियम बेंटिंग, पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और फिर क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक सलाहकारी परिषद की हेल्प से इंडिया पर शासन करेगी। क्या करेगी? एक सलाहकारी परिषद से इंडिया पे शासन करेगी। कौन शासन करेगी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो क्या हो गया? पूरा इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक है, अब वो क्या करेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक सलाहकारी परिषद की हेल्प से इंडिया पर क्या करेगी? शासन करेगी। अब चलिए सेकंड थर्ड चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट 1853 और लास्ट और आज का क्लास एंड देख लेते हैं। चलिए, इंडिया में ओपन कंपटीशन की शुरुआत, खुली परीक्षा। क्या? खुली परीक्षा, ओपन कंपटीशन की शुरुआत। पहला क्या हो गया? ओपन कंपटीशन की शुरुआत। इसी के द्वारा ओपन कंपटीशन की शुरुआत तभी हुआ, इसी के द्वारा क्या हो गया? इंडिया में यानी कि इंडिया में एग्ज़ाम की क्या होने लगा? शुरुआत हो गया। और इसी ओपन कंपटीशन के द्वारा, इसी एक्ट के तहत पहला होने वाला एग्ज़ाम आईसीएस एग्ज़ाम था। क्या? आईसीएस एग्ज़ाम था, इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस एग्ज़ाम था, इंडियन सिविल सर्विस। और इंडिया के और पहला व्यक्ति जो आईसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया वो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। ठीक है, आईसीएस एग्ज़ाम को कंप्लीट करने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दूसरा देखिए क्या होता है, गवर्नर जनरल को सलाहकारी परिषद को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले गवर्नर जनरल की वो, अगर मान लीजिए उसमें 10 सदस्य था, 10 सदस्य शासन करता था, लेकिन अब क्या कर दिया? वही को उसको गवर्नर सलाहकार परिषद को क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका 2 पार्ट देख लीजिए कौन कौन हो जाएगा। पहला विधायी परिषद, ये क्या करेगा? लॉ बनाना, यानी कि कोई लॉ को बनाएगा उसमें ये करके हेल्प करेगा। और लॉ को एग्जीक्यूट करने में आधा आधा क्या हो जाएगा? 2 कार्यकारी परिषद, विधायी परिषद, ये दोनों क्या हो जाएगा? आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको बता दिया कि औद्योगिक साम्राज्यवाद का इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और तीनों चार ट्रैक भी पढ़ा दिए हैं। और चार ट्रैक के बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे अच्छे से यानी कि पॉलिटी की क्लास में। उसके बाद चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ आज का क्लास थोड़ा लॉन्ग हुआ, इसी के लिए हम क्लास की समाप्ति करने की घोषणा करते हैं। और लास्ट में जाते जाते बोलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे मनोबल को बढ़ाता है। और क्लास से जुड़ी सारी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। सारी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाता है। ठीक है।